तो जो भी रिलीजियस एक्टिविटी होती है उसका पानी से बहुत क्लोज नेट रिलेशन है। तो जो भी मूर्तियाँ बनाते हैं वो हम लेक में लेके आते हैं और यहीं उनको इमर्ज करते हैं। नॉट ओनली नंदा देवी इसलिए क्योंकि नंदा देवी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, 7817 मीटर हाई वो है। और उससे एक वो हमारी बेटी है उत्तराखंड की, दैट पीक, वो माँ है और गढ़वाल में बहन भी है। तो उसको हम इस लेवल तक मानते हैं। और जब उस लेक में हम उस देवी को स्थान देते हैं, उनके विसर्जन करते हैं, उसके बाद ही हम लोग कूड़ा फेंकते हैं। हम लोग मतलब जो भी और भी लोग, मतलब वी ऑल आते। तो ये सब कुछ यहाँ पर जो होता है और उसको फिर जो अवेयर लोग हैं वही उस कूड़े को हम निकालते हैं। तो जैसा कि मैडम ने बोला था कि इसमें कुछ जो एस्पेक्ट्स हैं, तो यहाँ के जो फोक लिटरेचर है, तो फोक लिटरेचर में जैसे मैंने कुछ नोट किया था जो मुझे याद आया। एक गौरदा है, गौरदा यहाँ के बड़े फेमस पोएट रहे, और एक गुमानी पंथ जो कि फर्स्ट कुमाऊनी पोएट रहे। इन लोगों ने कई कविताएं यहाँ पर लिखी हैं। और आपको गौरदा, गिरदा तो अभी हाल ही में उनकी डेथ हुई है। अच्छा, हाँ, गिरदा इज़ अ वेरी फेमस, वो तो इन्होंने मूवमेंट भी किया था। एक गिरदा आए थे अमेरिका, और गिरदा तो क्या गाते थे, है ना, तो वो तो गज़ब के थे। तो गौरदा, उन्होंने किताब, एक पोएम लिखी थी, वृक्षन को विलाप, वीपिंग ऑफ ट्रीज और वीपिंग ऑफ वुड्स। तो उसमें उन्होंने एक पेड़ बन कर के कि एक पेड़ की क्या लाइफस्टाइल है और कैसे वो लोगों के काम आता है और कैसे लोग उसको काट देते हैं बाद में। तो उसमें उसकी पूरी कविता में पूरी स्टोरी है। ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर से पहले यहाँ पर जो हमारा रिलेशन था नेचर के साथ, क्योंकि हमारी हर चीज़, अब जैसे मैं आपको दो न्यूली बता रहा हूँ, तो दो न्यूली बड़ी इंपॉर्टेंट है। दो, जैसे आपको सामने न्यूली, इट्स अ सैड सॉन्ग, ठीक है, तो सामने आपको, आप देख रहे हैं इन द हिल देयर आर लॉट ऑफ ट्रीज ऑफ ओक्स दैट यू कैन सी, दिख रहा है ना, गोल गोल ट्री, ओक के, बाँच के गोल गोल पेड़। तो वो न्यूली में दर्द आ रहा है कि नी काटो धुबराली बांझा, धुबराली मतलब गोल बाँझ, कि आप गोल बाँझ को मत काटो क्योंकि ये बाँझ हमें पानी देगा। आप सब लोग जानते हैं कालिदास के बारे में, तो कालिदास हैज़ मेंशन्ड अबाउट दिस रीज़न, और उन्होंने इसके बारे में अपनी मेघदूत में लिखा हुआ है, और कुमार संभव में भी उन्होंने लिखा हुआ, और उसमें उन्होंने हिमालय के 5 पार्ट को भी डिवाइड किया, कश्मीर, हिमाचल, पूर्वांचल इज़ कुमाऊं रीजन, द मानसखंड एंड नेपाल। तो वो पूरा डिस्क्रिप्शन उनके उससे मिलता है। और जैसे कि हिमालय जो रीज़न है, ये पूरा उत्तराखंड का, ये पहले से ही एकेडमिशियंस को, आर्टिसंस को और सेजेस को अट्रैक्ट करता है, जैसा आप भी अट्रैक्ट होके आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो इस जो एरिया है इसकी एक डिफरेंट ब्यूटी है, और इसका जो एनवायरनमेंट है दैट इज़, ये बहुत संवेदनशील है एक तरीके से, है ना, ये बहुत बदलता भी रहता है, और इसने लोगों की लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट डाला है। इनफैक्ट अगर हम कहें कि हिमालय द वाटर टावर ऑफ एशिया, तो अगर यहाँ के रीजन में कुछ भी गड़बड़ होती है, उसका इम्पैक्ट पूरे नॉर्थ इंडिया पे पड़ता है, ठीक है। तो हम उत्तराखंड के या नैनीताल के रीजन को हम सेपरेटली नहीं देख सकते, बल्कि हमें इसको यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल तक देखना पड़ेगा, इंक्लूडिंग बांग्लादेश। तो जो भी चेंजेस यहाँ पर होते हैं उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा कास्केडिंग इम्पैक्ट होता है। तो जैसा मैंने कहा कि ये रीज़न पहले से अट्रैक्ट करते आया है लोगों को, और इस रीज़न में पहले से जो एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ थी उसका बड़ी इंपॉर्टेंस रोल था। जैसे कि यहाँ से एक प्लेस है पास में ही, कोटद्वार, तो दैट द प्लेस वाज नोन एज द कण्व आश्रम। तो कण्व आश्रम वो जगह जहाँ से इंडिया गॉट इट्स नेम, भारत, फ्रॉम दैट आश्रम, कण्वा के आश्रम से। इसी तरीके से पास में एक जगह है रामगढ़, रामगढ़ में एक गर्ग आश्रम होता है, तो दिस रीजन इज़ नोन एज गर्गाचल ऑल्सो। और जो गर्ग रिज है यहाँ पर, दैट इज़ द हाईएस्ट रिज इन दिस प्लेस। और जो नदी वहाँ से निकलती है, जो मिलती है हल्द्वानी में जाके, उसको गार्गी गंगा बोलते हैं। तो दैट इज़ नेम्ड आफ्टर दैट गर्ग ऋषि और आफ्टर दैट आश्रम और द हर्मिटेज। तो ये रीज़न की अपनी एक स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस रही है, और शुरू से यहाँ पर लोग आते रहे हैं तपस्या के लिए, ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए। तो अगर हम नैनीताल की बात करते हैं, नाउ आई एम कमिंग टू नैनीताल, तो नैनीताल के बारे में अगर हम देखें, तो नैनीताल के बारे में हमें फोक स्टोरीज़ या मैथोलॉजी हमें दो मिलती हैं मेन। पहली जो मैथोलॉजी है वो 3 ऋषियों, जो आप तो नासा से हैं, द कंस्टलेशन ऑफ 7 स्टार्स, उसको भारतीय परंपरा में सप्तऋषि मंडल कहा गया, ठीक है। तो सप्तऋषि में से 3 ऋषि, अत्रि, पुलस्त्य और पुलह, हालांकि सब मारीच और
और भी ऋषि थे, 7 ऋषिज। तो दे मस्ट बी अ वेरी हाईली इंटेलेक्चुअल एट द टाइम। तो कहते हैं कि ये जो रीज़न है, यहाँ से जो ट्रेडिशनल जो रूट है यात्रा का मार्ग, वो कैलाश मानसरोवर जाता है। कैलाश मानसरोवर इज नाउ इन तिब्बत। एवरी इंडियन और एवरी एंड कैलाश मानसरोवर इज़ अ नॉट, और वो नॉट इतनी इंपॉर्टेंट है, इट इज़ नॉट ओनली फॉर द हिंदूज़ एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर 4 रिलीजन्स। इट इज़ फॉर नॉट ओनली फॉर हिंदूज़ बट इट इज़ फॉर द जैनीज़, इट इज़ फॉर द बुद्धिस्ट एंड फॉर द बोनपास। तो 4 रिलीजन के लोगों के लिए वो कैलाश मानसरोवर बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहाँ से 4 मेजर रिवर सिस्टम जनरेट होते हैं। एक सतलज है, एक ब्रह्मपुत्र है, एक करनाली है और एक इंडस है। तो ये जो तीनों ऋषि थे, ये अपनी यात्रा में ये दे वांट टू विजिट कैलाश मानसरोवर। लेकिन जिस डेट को उनको कैलाश मानसरोवर पहुंचना था वो नहीं पहुंच पाए। दे कुड रीच अप टू नैनीताल ओनली। तो कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल पावर से दे डिग अ होल एंड दे साइफन द वाटर ऑफ कैलाश मानसरोवर इनटू दिस नैनीताल लेक। तो कहते हैं द डिप इन नैनीताल लेक अर्न अ इक्वल मेरिट एज अ डिप इन कैलाश मानसरोवर लेक। तो इसको पवित्रता से जोड़ा गया, जो हमारे फोक ट्रेडिशन में दिखता है कि जल को और पर्यावरण को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इसलिए उसको रिलेट कर दिया गया, एट पार कर दिया गया कैलाश मानसरोवर से। ठीक है। तो एक तो इसलिए इसका जो एंशिएंट नेम जो हमें मिलता है दैट इज़ त्रिऋषि सरोवर। दूसरी माइथोलॉजी जो जुड़ी हुई है इट इज़ विद द लॉर्ड शिवा। आप सबको मालूम है कि उनकी जो फर्स्ट जो वाइफ थी दैट वाज देवी सती, और सती इज़ फ्रॉम दिस रीजन ओनली। और हरिद्वार के पास एक जगह है कनखल, जहाँ उनके फादर थे दक्ष। तो दक्ष वॉज नॉट इन फेवर ऑफ हर डॉटर्स डिसीजन दैट शी वांट टू मैरी विथ लॉर्ड शिवा। तो ही वांट टू इंसल्ट लॉर्ड शिवा, और उन्होंने जब एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, एक बहुत बड़ा एक आयोजन किया, उसमें सबको बुलाया अदर देन लॉर्ड शिवा। तो सती फेल्ट वेरी इंसल्टेड और वो आके उस यज्ञ की कुंड में कूद गई। देन लॉर्ड शिवा टुक अ चार्ट बॉडी इन हिज शोल्डर एंड स्टार्ट मूविंग अराउंड द वर्ल्ड। तो जो मैथोलॉजी है, जो पुराणों में जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, तो उससे ये पता लगता है कि पूरा जो अर्थ था वो डिसबैलेंस हो गया। देन एवरीबडी वेंट टू लॉर्ड विष्णु एंड रिक्वेस्टेड हिम कि नाउ पैसिफाई लॉर्ड शिवा एंड दैट you could only do that. Then Lord Shiva released a celestial disc and chopped body of Sati into 64 pieces. तो कहते हैं कि जहाँ जहाँ सती का एक एक पीस गिरा, वहाँ पर एक एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई। तो कहते हैं कि देवी सती का लेफ्ट आई was fell here. So that is why it is and the eye is known as Nayan in Sanskrit. So it is Nainital, and Britishers used to spell it Nayneetal. So it is Nainital, or just because of that Nayan. After some time now it's become Nainital. कुछ टाइम बाद नैनीताल शायद बन जाए, एक और आई गायब हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इतने तेज़ी से भाग रहे हैं, टाइम नहीं हमारे पास। तो जब नैनीताल के बारे में था, तो यहाँ पर देयर वाज अ स्मॉल टेम्पल, और कहते थे कि जो लोग थे दे रिमूव देयर फुटस्टेप on the outskirts of the town and they come to barefoot to Nainital, that temple, and nobody was permitted to stay here in the night. तो जो भी लोग आते थे दर्शन करके वो वापस चले जाते थे, रात को कोई रुकता नहीं था। But in 1840 the Britishers when they earlier in 1790s this place was under the Gurkhas. तो गोरखा ने जो नेपलीस जो किंगडम थे, उन्होंने ना सिर्फ कुमाऊं बल्कि गढ़वाल और हिमाचल के भी कई एरिया को, उन्होंने सिरमौर वाले एरिया को जीत के उसको गोरखा किंगडम में उसको ले लिया था। तो देयर वाज अ बैटल ऑफ सिगौली इन 1815। तो उसके बाद ये पूरा का पूरा एरिया कुमाऊं रीजन, गढ़वाल रीजन, ये ब्रिटिशर्स के पास आ गया। तो यहाँ पर 2 पार्ट कर दिए गए, एक ब्रिटिश कुमाऊं जिसमें कि पूरा कुमाऊं डिवीज़न 6 डिस्ट्रिक्ट्स एट प्रेजेंट, और गढ़वाल के पार्ट, और एक छोड़ दिया टिहरी गढ़वाल स्टेट, जहाँ पर जो लोकल किंग थे, जो परमार किंग थे, उनको रीइंस्टॉल उन्होंने कर दिया। 1816 में जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आते हैं तो उसको उन्होंने नॉन रेगुलेटिंग प्रोविंस बनाया। ऑल इंडिया वाज द रेगुलेटिंग प्रोविंस बट दिस प्लेस वाज नॉन रेगुलेटिंग प्रोविंस। वो क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? बिकॉज आवर बाउंड्री स्ट्रेटेजिकली वी आर इन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। एक तरफ हमारी बाउंड्री नेपाल से लगती है और एक तरफ तिब्बत से लगती है। तो ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि शायद रशियंस तिब्बत के रास्ते यहाँ पर आ सकते हैं, तो इसलिए लोगों का दिल जीतने के लिए उन्होंने इसको नॉन रेगुलेटिंग प्रोविंस रखा।
खैर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स यहाँ पर आने लगे और उसके बाद एक र्यूमर ब्रिटिशर्स तक पहुँचा कि यहाँ पर कुछ खूबसूरत लेक्स हैं। तो जो पीटर बैरन ही वॉज अ मर्चेंट और वो उनका बियर फैक्ट्री था शाहजहाँपुर इन यूपी। तो वो उन्होंने कई अटैम्प्ट किए नैनीताल के, बट नोबडी वांट टू टेल हिम वेयर इज़ नैनीताल एक्चुअली। उस वक्त यहाँ पर एक प्रथा चलती थी, एक परंपरा थी। इट वाज नोन एज कुली बेगार, कुली बर्दाश्त, ठीक है। तो कुली बेगार में क्या होता था, अगर कोई ब्रिटिशर्स यहाँ पर आता था अपने ऑफिशियल टूर पे, तो जो नेटिव इंडियंस थे उनकी जिम्मेदारी होती थी कि उनका पूरा सामान वो कैरी करेंगे, उनका खाने का इंतज़ाम करेंगे एट फ्री ऑफ कॉस्ट। बेगार, ठीक है, विस्टी जिसको हम संस्कृत में जानते हैं एट द टाइम ऑफ गुप्ताज, ठीक है। तो फ्री में हमको काम करना पड़ता था जो इंडियंस यहाँ पर थे। तो ऐसे में एक दिन पीटर बैरन अपने दो साथियों के साथ अल्मोड़ा के रास्ते आए और जो सामने वाला हिल है उस रास्ते उन्होंने एंटर करने का प्लान किया। तो उन्होंने एक लोकल से पूछा कि डू यू नो वेयर इज़ नैनीताल। तो उसने बोला कि आई डोंट नो, जैसा कि लोकल नहीं बताना चाहते थे किसी बाहर वाले को। तो उन्होंने बोला ओके यू डोंट नो, आई नो वेयर इज़ नैनीताल, आई एम बिल्डिंग अ हाउस ओवर देयर एंड आई नीड अ बिग स्टोन, सो यू पुट अप दिस स्टोन ऑन योर हेड एंड जस्ट मूव विथ मी। तो जिम कॉर्बेट ने लिखा है द वेट ऑफ दैट स्टोन वॉज 600 पाउंड्स। सच अ ह्यूज स्टोन, दैट इज़ बियॉन्ड अ ह्यूमन कैपेसिटी कि कितना बड़ा पत्थर लेकर कोई जा सकता है। फाइनली उस आदमी ने पत्थर गिरा दिया। तो उसने बोला कि मैंने तुझे पहले कहा था पत्थर नहीं गिराना, आई विल शूट यू हियर। तो उसने बोला कि सर आपको पता है कि नैनीताल में इतने पत्थर है, मुझसे क्यों लेके जा रहे हो। तो उसने बोला तुझे पता नैनीताल में पत्थर है, इसका मतलब तूने देखा है, अब मुझे लेके जा। तो इस ट्रिक से बैरन वॉज द फर्स्ट यूरोपियन हु विजिटेड नैनीताल। हालांकि कहते हैं कि इससे पहले 1817 में GW ट्रेल वॉज द असिस्टेंट कमिश्नर हियर, उसने यहाँ को विज़िट किया था, लेकिन यहाँ के लोगों की जो रिलीजियस वैल्यू थी उसको ध्यान में रख के उसने कभी इसको रिवील नहीं किया। तो पीटर बैरन इस टेक्निक से यहाँ पर आया, उसके बाद कई यूरोपियंस ने इस टेक्निक को फॉलो किया। फिर 1840 से यहाँ पर सेटलमेंट शुरू हुआ। 1842 में जो दोबारा आया तो लोगों ने यहाँ मार्क करने शुरू कर दिए प्लेसेस और वहाँ पर उन्होंने बंगलो बनाने शुरू किए। तो फर्स्ट बंगलो वॉज बिल्ड बाय द पीटर बैरन इटसेल्फ एंड इट वॉज ऑन द पिलग्रिम हाउस, पिलग्रिम लॉज। तो इसके बाद यहाँ पर 4 एकड़ लैंड का एक सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ और 4 एकड़ लैंड के लिए एक आदमी को 4 एकड़ का लैंड दिया जाता था, जिसमें कि अपना बड़ा सा एक हाउस बनाएगा और उसके बाद उस हाउस में एक आउट हाउस होगा, उसमें किचन थोड़ा सेपरेटेड होगा, एक बड़ा सा गार्डन होगा और साथ में जो पानी का ड्रेनेज होगा वो प्रॉपरली होगा। लेकिन धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स और जब लोकल यहाँ पर आने लगे तो वो उसको 2 एकड़ सिस्टम कर दिया गया और वो लैंड को 2 एकड़ से ज़्यादा देने से मना कर दिया गया, क्योंकि वी हैव अ वेरी लिमिटेड स्पेस हियर। तो जैसा कि अभी यशपाल दा ने बताया कि यहाँ पर 68 नाले बनाए गए। तो हुआ क्या कि 1867 में एक लैंडस्लाइड हुआ और ब्रिटिशर्स ने उस लैंडस्लाइड को बहुत सीरियसली लिया। तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि जो बारिश नैनीताल और इस रीजन में होती है वो बहुत ही तेज़ बारिश होती है और जब तेज़ बारिश होती है तो क्या होता है कि रन ऑफ ज़्यादा होता है, तो उसमें मिट्टी का जो इरोजन है वो ज़्यादा होता है। तो मिट्टी जब इरोड होकर आती है तो अल्टीमेटली नैनीताल इट्स अ कप लाइक लेक, तो जो भी कुछ आएगा वो सब कप में ही आएगा। तो सारा लेक में जब डिस्गॉर्ज हो रहा था मिट्टी, तो उन्होंने प्लान किया कि लेट्स डू समथिंग। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दार्जिलिंग में, उन्होंने ऑलरेडी एक सेटलमेंट लग चुका था, तो दार्जिलिंग में जो उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बनाया था उस ड्रेनेज सिस्टम को उन्होंने दे फॉलोड इट इन नैनीताल और उसको कहा गया इट्स अ दार्जिलिंग पैटर्न ऑफ नालाज। तो जब ये सब कुछ चल रहा था तो 1880 में देयर वाज अ ह्यूज लैंडस्लाइड एंड 151 पीपल डाइड, जिसमें से कि 43 वर यूरोपियंस एंड रेस्ट वर द इंडियंस। तो इतनी बड़ी जब पैमाने पे जब लोगों की मौतें हुई तो फिर ब्रिटिशर्स को लगा कि नाउ डू समथिंग डिफरेंट। तब उन्होंने, जो यशपाल दा ने कहा, कि 68 किलोमीटर लेंथ के नाले बनाए और उस नालों में उन्होंने एक टेक्नोलॉजी यूज़ की जिसको उन्होंने कहा फ्लो ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। क्योंकि जब नाला पानी लेके आएगा स्पीड से तो वो फिर इरोड करेगा, लेकिन जब सीढ़ियों में गिर गिर के आएगा तो उसकी जो पोटेंसी है वो कम हो जाएगी और साथ में वो ज़्यादा ऑक्सीजन अपने साथ लेकर लेक में जाएगा। उन्होंने जगह जगह पिट्स बनाए थे ताकि जो साथ में जो मलबा आ रहा है वो इकट्ठा हो जाए। और PWD वॉज यूज टू क्लियर दैट डंप। तो हर साल वो निकालते थे, लेकिन दैट प्रैक्टिस हैज़ गॉन इनटू ओब्लियन। ठीक है, अब कोई इस प्रैक्टिस को नहीं करता। तो ये एक चीज़ थी, तो जिस वजह से यहाँ पर क्या है कि जो कप टाइप है और जो नाले यहाँ के जो लाइफ लाइन है
जिसने अभी तक नैनीताल को किसी बड़े मेजर लैंडस्लाइड से बचा के रखा हुआ है। तो उसमें क्या किया, जो अभी जो प्रेजेंट PWD इन्होंने उसको फ्लैट कर दिया, सीमेंट लगा दिया और लोगों ने इंक्रोचमेंट कर दिया, ठीक है। आप देखिए अपने राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल फाइंड समथिंग मैसी ओवर देयर, दिख रहा है आपको, वो कलरफुल, ठीक है। दैट इज़ ऑल लीगल कंस्ट्रक्शंस। तो नैनीताल का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है इस सब को लेके, अब चूँकि वहाँ पर नगर पालिका म्यूनिसिपल बोर्ड कैन नॉट अप्रोच, तो ये सारा का सारा कूड़ा अपना यही फेंकते हैं। और ऐसे ही दिस इज़ ऑल हैपनिंग ऑल अराउंड द हिल्स। कहते हैं कि नैनीताल और रोम दोनों 7 पहाड़ियों से घिरे हुए हैं, तो हम भी 7 पहाड़ियों से घिरे हुए हैं और हर जगह दिस इज़ द कॉमन सिनारियो। तो इन लोगों के पास दे डोंट हैव प्रॉपर पेपर्स एंड ऑल दैट, तो ये सारा जो कूड़ा फेंकते हैं अल्टीमेटली वो ही हम लोग क्लीन करते हैं, चाहे यशपाल दा की टीम क्लीन करती है, चाहे हम लोग क्लीन करते हैं। और ना सिर्फ हम लोग प्लास्टिक और बाकी चीज़ हम निकालते हैं, मुझे कहना अच्छा नहीं लग रहा, वी रिट्रीव द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स जैसे डॉग्स, कैट्स, रैट्स। इनफैक्ट आई क्लीन दिस लेक विथ माई स्टूडेंट्स, तो कई बार वी गॉट कॉन्ट्रासेप्टिव्स ओवर देयर, सो दैट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी एज क्लीनिंग विथ माई स्टूडेंट्स। तो बहुत और द बॉटल ऑफ वाइन एंड the butts of cigarettes and so many other things we retrieve from this lake.